गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सरन। स्वागत है आपका स्पेक्ट विजन में। मैंने आपके साथ मिलके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे कोर्स को कवर किया है और फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6 हमने कवर किया, अच्छे से कवर किया। और अब मैं एक नए रूप में आपके पास आया हूं, आपके सामने आया हूं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं लेके आया हूं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र के अंदर जाने से पहले, ब्रह्मास्त्र को यूज करने से पहले, ब्रह्मास्त्र को यूज भी नहीं बोलना चाहिए, अगर ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र को उपयोग करने से पहले हमें समझना होगा कि ब्रह्मास्त्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पूरी सीरीज थी उसको हमने कवर किया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है, अब परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, तो इस परिस्थिति में बच्चे जो भी तैयारी करके एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन या कुछ समय पहले जब पहुंचते हैं, तो उनके दो तरह के बच्चे, बेसिकली दो कैटेगरी में हम रख सकते हैं। एक, जिनको लग रहा है कि ये तैयारी अब हमारी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं या देखते हैं कि हमारा अब हमको रिवीजन करना है, हमारी सारी चीज़ें अप टू द मार्क है। और एक कैटेगरी होती है कि हम किसी कारणवश अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को उतने अच्छे से पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, लगता है वहाँ कहीं बच गया, या वो तो मेरा बच ही गया, या वो तो मेरा रह ही गया। इस तरीके की चीजें जो है दिमाग में चलती हैं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, दिस विल हेल्प फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। जिनको ये लगता है कि हमारी तैयारी काफी अच्छी हो गई है, वी आर डन, अब हमको रिवीजन करना है, तो ये ब्रह्मास्त्र एक पैकेज आपको देता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो वो उनके लिए भी उपयोगी है। और जिनको लगता है कि हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तो उनके लिए भी है कि आपको कंटेंट थोड़ा छोटा हो जाएगा, चीजें वही रहेंगी और मोर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा, और वैसे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है कि चलो अब पूरा सिलेबस की चिंता नहीं है, अब ये छोटा एक लेक्चर एक पकड़ते हैं ब्रह्मास्त्र का, और ब्रह्मास्त्र में जितने क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं सबका आंसर हम रेडी कर लेते हैं। और अगर इतना रिवाइज कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे। आपसे अगर आप इतना कर लोगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गई ब्रह्मास्त्र की उपयोगिता के बारे में आपको बता रहा था। और मैं होता कौन हूं ब्रह्मास्त्र की उपयोगिता बताने में? ब्रह्मास्त्र तो सर्वविदित है कि when your all hooks and crooks are done, I mean for anything you have tried with all your hooks and crooks, आपने सारे प्रयास कर लिए किसी एक चीज के लिए, तो अब ब्रह्मास्त्र इज द अल्टीमेट वेपन, कि आप उसको तान सकते हैं और आप अपना निशाना साध सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बहुत स्पेशल आपके लिए डिजाइन किया है, काफी R&D हुई है, और उसके बाद हम ये पैकेज लेके आपके पास आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रह्मास्त्र में टोटल हमारे पास 6 लेक्चर्स होंगे, और हर लेक्चर को हमने मॉड्यूल स्पेसिफिक किया है। तो पहला जो लेक्चर है वो सेमीकंडक्टर डायोड स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, और इसी के स्पेसिफिक हमने अपना पहला लेक्चर बनाया है। इसी तरीके से बाकी मॉड्यूल्स के लिए भी हमने अलग अलग हम लेक्चर डिजाइन किया है हमने, और वो सब हम आपको डिलीवर करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही चीजों को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। समझा हुआ आपका पहले का है, फिर से समझेंगे, थोड़ा क्विक समझेंगे, बिकॉज वी हैव ब्रॉड सिलेबस,
और हमको उसको जल्दी कवर करना है, तो हम उसको क्विक समझते हुए एक सेट बनाएंगे, वो सेट को हम रिवीजन करके रखेंगे और उससे आगे की चीजें आने की संभावना बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र का कंटेंट। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप याद करो कि आपने क्या पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन ठीक है फिर भी समझते हैं, एक रिवीजन के लिए हम फिर से समझते हैं। हम इसको पढ़ेंगे, ये जो आंसर लिखा है, ये इतना बड़ा आंसर लिखा है, इस आंसर से आपको समझ में भी आ जाएगा, प्लस ये वैसा फॉर्मेट है कि अगर ऐसा फॉर्मेट आप परीक्षा में लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो काफी ज्यादा आपके लिए इंप्रेसिव होगा, आपके एग्जामिनर्स के लिए, और आप अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें अब देखो इतना है, मे बी कुछ लाइन अगर आप मिस भी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं चीजों को, लाइंस बना के, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड आंसर दिया है हर एक क्वेश्चन का, ताकि अगर आप बेहतर याद, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए समझ और प्लस दोनों, याद मतलब समझना तो एक अलग चीज है, समझना तो है ही, प्लस अगर याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, सो आते हैं आंसर पे, व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट एग्जिस्ट इन इट्स प्योरेस्ट अनडोप्ड फॉर्म। ये सबसे प्योर फॉर्म होता है, अनडोप मतलब इसमें डोपिंग नहीं की गई, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इन सच ए प्रिस्टाइन क्रिस्टल लैटिस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी इंटेंशनली एडेड इम्प्यूरिटी एटम्स। जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ऐड करते हैं क्या इंटेंशनली हम उसमें ऐड करते हैं इम्प्यूरिटी। यहाँ पे कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, उसकी वजह से कोई कंडक्टिविटी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ है। इंस्टेड द चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, नेमली इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो उसके अलावा जब वो नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होता है, यहाँ चार्ज कैरियर के थ्रू कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्शन बैंड में कौन चार्ज कैरियर होता है, हमने पढ़ा था पहले भी कि इलेक्ट्रॉन होता है, होल्स होता है किसमें, वैलेंस बैंड में। तो जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से इस मटेरियल में, वही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी कोई एक्सटर्नल कोई प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं डाली गई। ठीक है, नेमली इलेक्ट्रॉन्स एंड सो आर जनरेटेड सोनली ड्यू टू द थर्मल एक्साइटेशन। हाँ, और ये थर्मल एक्साइटेशन, ये थर्मल कॉमा है यहाँ पे बेसिकली, तो ये थर्मल एक्साइटेशन से ही जनरेट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इम्प्योरिटी हम डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। एट टेम्परेचर्स अबव एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन्स इनफ थर्मल एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी गैप and move into the conduction band, leaving behind holes in the valence band. The concentration of these thermal generated electrons and holes is equal in an intrinsic semiconductor. तो intrinsic semiconductor में क्या था कि भैया जो हमारे नीचे हम एनर्जी बैंड हमने पढ़ा था, आगे भी कवर करेंगे। तो एनर्जी बैंड में क्या एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है ना। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्स्ट्रा वहां थर्मल एक्साइटेशन से एनर्जी ग्रहण करते हैं, और वो एनर्जी के वजह से वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ये हमने कुछ इस तरह का देखा था कि यहाँ पे एक वैलेंस बैंड है, यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड है, बीच में एनर्जी गैप है। ठीक है, ये हमारा गैप था, ये हमारा था वैलेंस बैंड, और ये हमारा था कंडक्शन बैंड।
ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इनके बगल में क्या बच गया, होल बच गया, ये सब होल बचा। तो ये जो होल्स बना और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये दोनों का कंसंट्रेशन भी यहाँ सेम होता है, और यही एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी इसकी इन्हीं के वजह से होती है। ठीक है, तो ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ ही गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। भाई कंडक्टर का एक रूप है जिसमें प्योरिटी, वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो भाई कंडक्टिविटी कैसे होती है, तो कंडक्टिविटी थर्मल एक्साइटेशन से होती है। थर्मल एक्साइटेशन हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, नीचे होल्स छोड़ता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों मिलके कंडक्टिविटी उसमें हमारे पास कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सीन है। ठीक है, ओके। व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, नेम द टू मेन टाइप। Extrinsic semiconductors are semiconductor material whose electrical properties have been intentionally altered। देखो intentionally altered किया गया, उसको change किया गया, intentionally alter किया गया। कैसे? Introducing a controlled amount of impurity atoms। हमने पढ़ा था कि हम उसमें impurity मिला देते हैं, और वो भी controlled मैनर में, ऐसा नहीं कि 2 बाल्टी डाल दिया impurity गया। एक कंट्रोल्ड मैनर में एक रेशियो है, उस रेशियो से हम उसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी ऐड किया तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बढ़ गए, कंडक्टिविटी बढ़ गई, यही था। दिस प्रोसेस नोन एज डोपिंग। अच्छा, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब ही होता है कि कुछ इंप्योरिटी ऐड करके कुछ डालो ताकि रिजल्ट और अच्छा है। जो एथलीट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि उनका डोप टेस्ट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं कि जिनसे अगर आपके शरीर में जाए वो, तो जाते ही आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है। सपोज वेट लिफ्टिंग अगर आप ऐसे 50 किलो का कर रहे हो, तो हो सकता है वो डोपिंग लेने से आप 60 या 70 किलोग्राम भी उठा सकते हो, क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी इंस्टेंटली, वो आपके शरीर का बिहेवियर चेंज करता है। तो जो ओलंपिक एसोसिएशन है या जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती है जो खेल कंडक्ट कराती है, वो उससे पहले खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करती है कि कहीं किसी ने कोई इम्प्यूरिटी या केमिकल लेके अपने शरीर में कुछ आर्टिफिशियल चेंज तो नहीं कर लिया, ताकि कंपटीशन फेयर रह सके। ठीक है, तो यहाँ भी वो डोपिंग का वही मतलब है कि हम डोपिंग इसीलिए बोलते हैं कि हम उसको डोप करते हैं ताकि उसमें उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ ये डिजायर्ड है, ऐसा हमको चाहिए इसलिए करते हैं। significantly increase the conductivity of the semiconductor compared to its intrinsic state। There are two primary types of extrinsic semiconductor। extrinsic semiconductor के 2 टाइप्स आपको पता है, कौन कौन? N टाइप और P टाइप। ठीक है, तो N टाइप सेमीकंडक्टर दीज आर क्रिएटेड बाय, अब देखो हमारी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसको हमने डोपिंग तो दे दिया, लेकिन डोपिंग देने के भी 2 तरीके थे। तो 2 तरीके में अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर फिर निकल के आए। तो पहले को हम बोलते हैं एन टाइप, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप। एन टाइप में क्या था? दीज आर क्रिएटेड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद डोनर इंप्योरिटीज। ठीक है, विच आर टिपिकली एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम क्या फॉस्फोरस डालते थे, आर्सेनिक डालते थे। दीज इंप्योरिटीज हैव वन मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन द सेमीकंडक्टर एटम्स। जो एटम था उससे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता था। सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर हमारा सेमीकंडक्टर है, उसका हमको इंप्योरिटी उसमें ऐड करना है, तो अगर उसकी वैलेंसी 4 है तो इसकी 5 होती थी, तो वो बॉन्ड बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा बच जाता था। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड एंड कैन इजिली बी एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड, thus increasing the concentration of free electrons, the majority carriers and making electrons in the dominant charge carrier। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में सपोज यहाँ पे अगर हमारा सिलिकॉन है या कोई
कोई भी सेमीकंडक्टर, चलो ये सेमीकंडक्टर जो पहले से है हमारा, और इस सेमीकंडक्टर पे अगर 4 इसकी वैलेंसी है तो 4। अब जो हमने इम्प्यूरिटी ऐड किया, वो इम्प्यूरिटी जो हमने ऐड किया, वो इम्प्यूरिटी के पास 5 थे, 1 2 3 4 5। तो एक तो इससे मिंगल हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा, ये वाला बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से ये क्या है, डोनर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए हमको पता है कि या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या होल चाहिए, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया तो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये एक बॉन्ड का दिखा, ऐसे बहुत सारे जब इम्प्यूरिटी हम ऐड करेंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये एकदम लूजली कपल्ड होता है, इसका कुछ इसका यूज नहीं है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे सबका बॉन्ड बन गया, ये एक बच गया। तो इस टाइप के, चूंकि ये नेगेटिव होता है इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप में रिवर्स होता है, यहाँ पे क्या है कि होल्स बचता है, मतलब कि हमको चाहिए 4 लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 3 ही। तो देखो, these are formed by doping an intrinsic semiconductor acceptor impurity, इसमें acceptor impurities बोलते हैं और यहाँ पे donor impurity बोलते हैं। donor impurity इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, acceptor impurity इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ये एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। which are typically elements from group 3rd of periodic table, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सारी चीजें एज ए इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं। दीज इम्प्यूरिटीज हैव 1 फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें एक कम होता है देन द सेमीकंडक्टर एटम। चलो सेमीकंडक्टर में अगर 4 चाहिए तो इसके पास 3 ही होगा। व्हेन एन एक्सेप्टर एटम रिप्लेसेज ए सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस, इट क्रिएट्स अ होल, एक होल बनाता है, एक स्पेस बनाता है। एन एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, होल्स का मतलब आपको पता ही है कि ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होल बनाता है। तो इसको चाहिए 4। सपोज यहाँ पे जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल था, इसमें 1 2 3 4, इसके पास 4 थे, लेकिन जो इम्प्यूरिटी ऐड किया आपने उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे बना लेगा, चलो एक इससे भी बना ले अगर, लेकिन ये वाला जो क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा रह गया, तो यहाँ पे एक होल बनता था, क्योंकि यहाँ पे अगर होता, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया ना, ये बॉन्ड अगर बनेगा तो यहाँ पे एक होल बन गया। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, होना चाहिए, नहीं है होना चाहिए, मतलब ये होल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया पी टाइप का, ठीक है। और ये हमारा था एन टाइप, समझाने के लिए ऐसा आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। These hone can readily accept electrons from neighboring valence bands, effectively increasing the concentration of holes, the majority carrier, and making holes the dominant। तो यहाँ पे क्या है, होल्स बना तो होल्स डोमिनेंट हो गया, ये होल ही हो गया मेन जो चार्ज कैरियर हो गया। चूंकि होल पॉजिटिव होता है इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि एक एनर्जी बैंड हमको डायग्राम दिखाओ, तो ड्रॉ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने वैसे डिजाइन किए बच्चों ताकि आपको लगे कि हाँ ये वाकई में एज इट इज क्वेश्चंस पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं और कुछ बनाए भी गए हैं। क्योंकि ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि बस डायग्राम बोल दिया या बस थ्योरी बोल दिया। वो 2-3 क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आए तो 2-3 क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन बनता है। जैसे ड्रॉ स्कीमेटिक एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सप्लेन द वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप। तो बेसिकली हमको इसमें क्या डायग्राम बनाना है और सब सारे एनर्जी बैंड को एक्सप्लेन करना है। तो एनर्जी बैंड, अब जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर की देखें, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक के दोनों चाहिए, इसको एन टाइप चाहिए, पी टाइप चाहिए। तो एन टाइप में देखो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। एन टाइप में कंडक्शन बैंड में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि ये एन टाइप है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस बैंड में कुछ कम है होल्स, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड इससे पता लगे एन टाइप का है। पी टाइप का देखो तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में है, लेकिन यहाँ पे वैलेंस बैंड में देखो क्या होल्स ज्यादा है, ठीक है। रहेगा तो वैलेंस बैंड में ही, लेकिन होल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि इसमें होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है।
ठीक है, अब हम तीनों बैंड को देखते हैं कि बैंड, एनर्जी बैंड और फिर हम बैंड गैप की बात करते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो एक एनर्जी बैंड वहां बनाता है जिस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, विच आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस। तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया अभी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जो एटम होता है, एटम के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनके एनर्जी से एक बैंड प्रिपेयर होता है, उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग एट एब्सोल्यूट। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो बाहरी कक्षा में होते हैं वही तो हैंडशेक करेंगे ना बाकी दूसरे एटम से। At absolute zero temperature, the valence band is completely filled with the electrons. अब जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, जीरो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में ही हैं। जब हम हीट अप देते हैं उसको तब वो जाता है कंडक्शन बैंड में। ठीक है, द कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ एनर्जी लेवल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली द एंड कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल करंट। At 0 Kelvin, the conduction band is empty for an intrinsic semiconductor. अब ये इंट्रिंसिक के लिए बोल रहा है। देखो, कंडक्शन बैंड भी और वो वैलेंस बैंड, ये दोनों मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से बहुत डीप में समझाया था। बेसिकली क्या, ये एनर्जी बैंड होता है, एक रेंज ऑफ एनर्जी होती है कि वैलेंस बैंड में अगर वैलेंस बैंड की करे तो किसी की एनर्जी इतनी होगी, किसी की इतनी होगी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, बट लेकिन यही एक लिमिट है, इसी लिमिट में सारी एनर्जी हो गई। कंडक्शन बैंड में बात करें तो किसी की एनर्जी इतनी हुई, किसी की इतनी, किसी की इतनी, मतलब जितने भी एटम्स हैं उनके अलग अलग एनर्जी हो सकते हैं। तो ये एनर्जी बैंड हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इसी को हम बोलते हैं वैलेंस। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, और इस बीच की जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये जो गैप आया ये को बोलते हैं क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, अच्छी बात है, लेकिन कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में होता है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, और कंडक्शन बैंड में एक लिमिट होती है। तो उसी लिमिट को, उसी के रेंज को हम बैंड बनाते हैं, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में क्या है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ सारे, जो नॉर्मल मतलब कि जीरो, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो केल्विन बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन पे सारे वैलेंस बैंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली रहता है। अब ये वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड, इसको सेपरेट करने के लिए, सेपरेटिंग द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, अ रीजन ऑफ फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स नोन एज द एनर्जी गैप। वो जो बिने का बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप, जो मैंने यहाँ दिखाया एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पोजेसेस एनर्जी लेवल्स विद इन दिस गैप। अब इस गैप में किसी की एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, या तो एनर्जी लेवल इस बॉन्ड में रहेगा या फिर इस बॉन्ड में, मतलब या तो वैलेंस बैंड में या फिर उसकी कंडक्शन बैंड में। एक्साइटेड होगा तो उसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में चली जाएगी, अगर वो नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो वैलेंस बैंड में, लेकिन बीच बीच का कुछ नहीं रहेगा, बीच में खाली रहेगा, एक गैप रहेगा कि यहां से वहां जाना है। ठीक है, सेपरेटिंग द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज अ रीजन ऑफ फॉरबिडन एनर्जी लेवल नोन एज एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पोजेस एनर्जी लेवल विद इन दिस गैप, इसमें नहीं होगा। The magnitude of the energy gap determine the electrical conductivity of the intrinsic semiconductor. Smaller gaps leads to higher conductivity at a given temperature because it requires less thermal energy. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एनर्जी गैप जितना ज़्यादा कम होगा इससे भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि देखो अगर कंडक्टिविटी कम होगी, इसको ऐसे समझो
कि अगर कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, गांव और शहर, गांव में तो सबका घर होता है, ठीक है, गांव में सबका है, तो सब वो वैलेंस बैंड क्या है, गांव है, वहां पे सबका घर है, हर आदमी का घर वहां है। लेकिन जो पैसा कमाने लगा, जिसकी अच्छी नौकरी लगी, जिसके पास पैसा हुआ, उसने क्या किया, शहर में जमीन खरीदा और घर बनाया, तो वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, उसको एक्साइटेड स्टेट आप समझो, और उसको समझो कि वो कंडक्शन बैंड में चला गया। सेम वैलेंस बैंड से कुछ कुछ लोग जाके शहर में घर बनाने लगे, तो वहां वो कंडक्शन बैंड में जाने लगे। अब क्या है कि कंडक्टिविटी की जिसकी दूरी, अब बीच में कोई नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई गांव से निकल के शहर के बीच में कोई नहीं, या तो कोई शहर में रहेगा या फिर गांव में रहेगा। तो ये बात वैलिड होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन की कोई भी ऐसी एनर्जी गैप नहीं आएगी जो बीच में आएगी, बीच का खाली का रास्ता है, और वो जितना कम होगा, वो बैंड गैप जितना कम होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर गांव से शहर की दूरी कम होगी तो लोग तुरंत इधर से उधर जाएंगे, मोर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि इजीली लोग वहां पहुंच जाएंगे, जल्दी से एक्साइटेड स्टेट होके वहां जल्दी, वहां ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचेंगे, ठीक है। आते हैं, व्हाट इज अ डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, गिव एन एग्जांपल। A direct band gap semiconductor is a type of semiconductor material where the lowest energy level in the conduction band, देखो इसमें जो lowest energy level in the conduction band occurs at the same crystal moment by the wave, at the same crystal moment represented by the wave factor, वो ठीक है, at the same crystal momentum as the highest energy level of the valence band। इसमें कुछ ऐसा होता है कि कंडक्शन बैंड, अब एकदम ऐसे ऐसे तो नहीं होता है, हमने ऐसा डायग्राम में दिखा दिया, लेकिन कुछ इसके चेंज भी होते हैं। तो अगर ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। आप देखो यहाँ पे जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका सबसे लोएस्ट कंडक्शन एनर्जी, कंडक्शन बैंड का सबसे लोएस्ट, और इस वैलेंस बैंड का सबसे पीक, ये दोनों सेम टाइम पे हैं, सेम टाइम, ठीक है। तो यही जब अलाइनमेंट हो जाए, दिस अलाइनमेंट इन मोमेंटम स्पेस हैज सिग्निफिकेंट implications for the efficiency of radiative recombination. When an electron in the conduction band recombines with a hole in the valence band, both energy and momentum must be conserved. In a direct band gap semiconductor, the recombination can occur directly with the emission of photon because the change in momentum is minimal. This direct transition makes material highly efficient in the emitting light. A common example of direct band semiconductor is gallium arsenide। देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन का। अब ये दोनों इतने पास पास आ गए, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड नीचे है, जैसे मैंने बताया था कि दोनों के बीच में एक गैप था, लेकिन वो क्या है, एकदम मिनिमम गैप आ गया, वो सेम पॉइंट पे ही आ गया कि उसका सबसे वैलेंस बैंड का सबसे पीक, हायर पीक, और कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर पॉइंट, वो सेम मोमेंटम पे है। अगर सेम मोमेंटम पे है तो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है। इलेक्ट्रॉन होल का अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, अगर ये पहली बात तो ये सेम मोमेंटम पे अगर नहीं है तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेम मोमेंटम पे है तो अगर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ से लाइट इमिट होने के चांसेस है, लाइट इमिट होती है जिससे जैसे हम लेजर और बाकी चीज़ें जो देखते हैं जहाँ पे हमको लाइट दिखता है कि वो लाइट इमिट हुआ, तो वो इसकी वजह से ही होता है। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ, तो जितने भी वैसे मटेरियल होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं सेमीकंडक्टर, वो सारे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं। एक कॉमन एग्जांपल इसका है गैलियम आर्सेनाइड। अब ये हुआ कि ये जो नहीं यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, इसमें लिखा कि वो लाइट कैसे इमिट होता है, तो लाइट इसलिए इमिट होता है इन अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर द रिकॉम्बिनेशन कैन अकर डायरेक्टली विद द इमिशन ऑफ फोटोन बिकॉज द चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम। अब यहाँ से यहाँ बहुत कम है ना, अब यही कुछ ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता
तो समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इतना जाना होता है, लेकिन यहाँ से बस इतना ही जाना है। तो इसके कंपेयर में ये कम है इनडायरेक्ट बैंड गैप के सेमी कंपेयर में। तो क्या होगा कि इनडायरेक्ट बैंड गैप के सेमी कंपेयर में अगर ये कम है तो ये एनर्जी ज़्यादा लगती है कम, तो यहाँ मोमेंटम का बहुत मिनिमम चेंज होगा, बहुत मिनिमल चेंज है। दिस डायरेक्ट ट्रांजिशन मेक्स दिस मटेरियल हाईली इफिशिएंट इमिटिंग लाइट। तो इसलिए वो इमिट लाइट के फॉर्म में वो जो एनर्जी रिलीज करता है यहाँ से नीचे आने के लिए, तो जब वो नीचे आने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा तो वो लाइट के फॉर्म में निकल जाएगा, जिसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया कि लाइट कैसे होता है। अगर ये लाइन आप मिस भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक्सप्लेन करना है कि डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है कि ये सामने सामने आए तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। देखो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल डायोड। ठीक है, आइडियल डायोड के बारे में समझना कि आइडियल डायोड कैसा कंस्ट्रक्शन उसका होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल डायोड इज ए थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन। देखो आइडियल डायोड तो कुछ होता नहीं है। आइडियल डायोड जैसे एक हाइपोथेटिकल डायोड है जिसको हमने बनाया ताकि हम प्रैक्टिकल डायोड जब बनाएं तो हम एक रेफरेंस के लिए कंपेयर कर सके कि हाँ ये लॉस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम उसको रेफरेंस मान के करें ताकि हम बिल्कुल तो नहीं खत्म कर सके लेकिन वो जो रेसिस्टेंस है या कुछ है उसके करीब ले जा सके। तो एक रेफरेंस के तौर पे आइडियल चीजें यूज होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल डायोड इज थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन यूज्ड टू सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस। इट इज नॉट अ फिजिकल कंस्ट्रक्टिबल डिवाइस बट रेदर ए मॉडल with idealized electrical characteristics. An ideal diode is two terminal device that exhibit perfect unidirectional conductivity. एक साइड में वो कंडक्टिविटी करेगा, दूसरे में बिल्कुल नहीं करेगा। In the forward bias direction, अब देखो forward bias direction when the anode is at positive, आपको forward bias पता ही है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आपको याद आ जाए। forward bias क्या था? When the anode is at positive potential relative to the cathode. The ideal diode offers absolutely zero resistance. वहाँ zero resistance होता है forward bias में, acting like a perfect short circuit. वो perfect short circuit की तरह काम करेगा, allowing an infinite amount of current to flow without any voltage drop across it. Conversely, मतलब इसके opposite, in the reverse bias में क्या होगा कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो तो ठीक है। द आइडियल डायोड प्रेजेंट्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, मतलब रिवर्स बाइस में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस और फॉरवर्ड बाइस में जीरो रेसिस्टेंस। ठीक है, बिहेविंग एज ए परफेक्ट ओपन सर्किट एंड कंप्लीटली ब्लॉकिंग एनी सर्किट फ्लो regardless of the magnitude of the आप कितना भी वोल्टेज डाल दो वो नहीं चलेगा। फर्दरमोर द आइडियल डायोड हैज ए थ्रेशोल्ड वोल्टेज और टर्न ऑन वोल्टेज एग्जैक्टली 0 वोल्ट। ऐसा नहीं कुछ देर बाद वो फॉरवर्ड बायस में आएगा, जैसे आप फॉरवर्ड बायस करोगे कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, मीनिंग इट बिगिंस कंडक्टिविटी इंस्टेंटेनियसली एज सुन एज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बिकम्स इनफाइनेटेसिमली पॉजिटिव। मतलब वो पॉजिटिव जैसे आपने फॉरवर्ड बायस किया वो चलने लगेगा। ठीक है, तो आइडियल डायोड का ये था कि हाँ आइडियल डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है। ये क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में ऐसा बनता है, एक क्लोज सर्किट की तरह काम करता है, रिवर्स बायस में बिल्कुल ओपन की तरह ये काम करेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट हमको एक्सप्लेन करना है कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। डिफाइंड ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर जंक्शन, व्हाट कॉज इट। ड्रिफ्ट करंट कहाँ से आता है, कैसे बनता है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट इज ए सेमीकंडक्टर जंक्शन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट क्या है, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। वो चार्ज कैरियर का मूवमेंट की वजह से आता है, दैट इज इंड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो इधर उधर मूव करने लगते हैं, वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं। उनके द्वारा द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पे, चार्ज पार्टिकल्स पे, कॉज देम, उनको उसने कैसा कॉज किया, एक्सिलरेट करने के लिए, मूव करने के लिए विवश किया। मतलब उन पे चार्ज लगा तो वो घूमने लगे, रिजल्टिंग इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज हो गया तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही हो गया ना, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो चार्ज था वो घूमने लगा इधर उधर, उसका एक नेट फ्लो आया। ऐसा नहीं नेट फ्लो जीरो हो गया, नेट फ्लो आया। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आया और या बोले तो चार्ज का फ्लो आया तो उस पर करंट हो गया, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द ड्रिफ्ट करंट। इसी को ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। In a PN junction, the primarily cause of drift current is built-in electric field. PN junction, ठीक है,
तो डायरेक्ट फील्ड पीएन जंक्शन में क्या होता है, प्राइमरी कॉज ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट विद इन द डिप्लेशन रीजन। अब डिप्लेशन रीजन जो होता है हमारा, उसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस, तो एक प्लस माइनस, तो एक इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उसके अंदर, तो वहाँ उसके अंदर भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो वो चार्ज कैरियर उस इनबिल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ड्रिफ्ट करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, वो एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, exerts a force on the minority carrier present in each region. Specifically, it causes minority electrons in the p side to be swept across the junction into the n side and minority holes in the n side to be swept across the p side. मतलब वो क्या है कि इधर का जो होल्स है, जो निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो इधर क्या होल्स होगा, वो माइनॉरिटी कैरियर, तो वो होल्स को पी साइड में ले जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स उधर जो भी माइनॉरिटी कैरियर है उसको अपोजिट साइड में ये उस पर फोर्स लगाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना उसका ड्रिफ्ट करंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इसी तरीके से डिफ्यूजन करंट क्या होता है इन सेमीकंडक्टर, डिफ्यूजन करंट कैसे बनता है, डिफ्यूजन करंट इज ड्रिफ्ट करंट आपको समझ में आया, तो डिफ्यूजन करंट इज ए सेमीकंडक्टर जंक्शन इन ए सेमीकंडक्टर जंक्शन arises from the natural tendency of a charge carrier to move from a region of higher concentration to lower concentration। तो चार्ज का अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह जाने का जो एक प्रवृत्ति होती है, दिस मूवमेंट इज ड्रिवन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द कैरियर्स in a PN junction at moment of formation there is a very high concentration of electrons on the n side। n side में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्या होता है, एक हाई कंसंट्रेशन होता है n साइड में और एक लो कंसंट्रेशन होता है p साइड में, और वाइस वर्सा फॉर होल्स। दिस सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस आएगा, तो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है क्रॉस द जंक्शन, तो वो क्या करता है, एक फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम द एन साइड इनटू द पी साइड, इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आने, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एन साइड में, पी साइड में कम, तो उधर से एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, एंड होल्स अपोजिट में, होल्स इधर से इधर जाने लगता है, पी साइड से एन साइड में जाने लगता है होल्स का जो, इसके वजह से क्या होगा, दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स अगेन द डिफ्यूजन करंट, क्योंकि अगेन वो चार्ज का फ्लो चालू हुआ तो डिफ्यूजन करंट यहाँ सीन में आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू द स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने बताया था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में तो एक इससे हमको पता चलता है कि हायर कंसंट्रेशन किधर है, लोअर कंसंट्रेशन किधर है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स जितना स्टीपर होगा, मतलब जितना तीखा होगा, मतलब तीखा इन द सेंस कि स्लोप उसका जितना ज़्यादा खड़ा होगा, मतलब वो इस जितना ज़्यादा ही आप समझो कि ग्रेडियंट ओब्वियसली डिफरेंस ज़्यादा होगा, तभी वो इधर से इधर फ्लो ज़्यादा होगा, तो वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। व्हाट इज बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन, व्हाट 4 फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन। बिल्ट इन पोटेंशियल एक होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इसको बैरियर पोटेंशियल ही बोलते हैं। बैरियर पोटेंशियल क्या है, वो रोकने का काम करता है, ठीक है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन एट थर्मल इक्विलिब्रियम अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। अब ओपन सर्किट कंडीशन है, इट अराइजेस ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इमोबाइल आयंस इन द डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट हो जाते हैं, विच ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इनिशियल डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। तो देखो क्या, दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स, वहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने आपको दिखाया अभी कि हाँ ये डिप्लेशन रीजन जो होता है, इसमें अल्टीमेटली प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस इधर एक चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ये जो पोटेंशियल है, और फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर eventually leading to a equilibrium, the built-in potential determined by the several। अब ये built-in potential जो बन गया, एक पोटेंशियल बन गया, तो ये इसके क्रॉस अगर आप रिवर्स बायस में करो तो ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा,
ठीक है, बैरियर पोटेंशियल एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करता है। डोपिंग कंसंट्रेशन, अगर हायर डोपिंग कंसंट्रेशन करेंगे तो इसका बिल्टिंग पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, लार्ज बिल्टिंग पोटेंशियल रहेगा। दिस इज बिकॉज हायर डोपिंग रिजल्ट्स लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट, दस ग्रेटर इनिशियल डिफ्यूजन लीडिंग टू ए वाइड सेपरेशन ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा ये चार्ज ज़्यादा वाइड होगा उतना ज़्यादा इसका बैरियर पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, द बिल्ट इन पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी होता है, एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी होता है। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन में क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स विच लोअर एनआई वैल्यू टेंड टू हैव अ लार्जर बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसपे कम से कम होगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, उसका क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा। द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड भी करता है। द बिल्ट इन पोटेंशियल हैज अ टेम्परेचर डिपेंडेंसी, एट टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो हमने क्या पढ़ा कि बिल्ट इन पोटेंशियल कम होगा, विच जनरली लीड्स टू ए स्लाइट डिक्रीज इन द बिल्ट इन पोटेंशियल, तो बिल्ट इन पोटेंशियल कम होगा। द रिलेशनशिप ऑल्सो इन्वॉल्व द थर्मल वोल्टेज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इन ए नटसेल अगर बात करें कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बिल्ट इन पोटेंशियल कम होगा। बिल्ट इन पोटेंशियल अपने दिमाग में रखना है कि वो एक रेसिस्टेंस कॉज्ड बाय द डायोड है। ठीक है, elaborate on how temperature affect the reverse saturation current of a PN junction diode. The reverse saturation current IS is a PN junction diode is a highly sensitive to temperature variation. ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन से आपको पता है रिवर्स सेचुरेशन करंट जो हमने पढ़ा था, रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होता है, वो रिवर्स बायस में जब हम करते हैं बायसिंग तो जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो इट अराइजेज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, एज ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स थ्रू आउट सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीज करेगा, वो उसका रिकॉम्बिनेशन जो थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हो रहा है वो बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट माइनॉरिटी कैरियर भी बढ़ेगा। माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा तो रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ेगा। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। ए कॉमनली यूज रूल ऑफ द थंब इज दैट अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर तो दिस टेम्परेचर मतलब हर 10 डिग्री के लिए वो डबल हो जा रहा है, क्या हमारा जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ता जाएगा। दिस टेम्परेचर डिपेंडेंसी इज ए क्रूशियल फैक्टर इन डिजाइन ऑपरेशन ऑफ डायोड बेस्ड सर्किट, स्पेशली इन्वायरमेंट विद ए वेरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ेगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या है, हमने स्टैटिक और डायनेमिक रेसिस्टेंस पढ़ा था। द डायनेमिक रेसिस्टेंस of a diode and provide an approximate expression for it under forward bias. The dynamic resistance or AC resistance क्या था of a diode is a measure of its resistance to a small change in voltage or current around a specific operating point. It is defined as the reciprocal of the slope of the diode's IV characteristics curve at the operating point. ठीक है, तो ये RD ये DI/dV है। ठीक है, तो for a forward biased diode operating at current ID significantly, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे इसको ऐसा DI/dV करो, then the reverse saturation current IS dynamic resistance can be approximately find by the below expression। तो RD का जो होता है KT/QID। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है डायनेमिक रेसिस्टेंस का, जहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो भी होगा उस टाइम का, Q इज इन एलिमेंट्री चार्ज, Q का ये वैल्यू रहेगा, VT को हम थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्सप्लेन है कि ये इस हमको डायनेमिक रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें सारे पैरामीटर्स क्या क्या है वो भी लिखना है। एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में कि एवलांचे मैकेनिज्म जो ब्रेकडाउन है वो कैसे होता है। ठीक है, देखो ये सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ही हैं, सब ऐसे समझा के लिखे गए हैं और सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एवलांचे ब्रेकडाउन की अगर बात करें
तो डिस्क्राइब द avalanche breakdown mechanism in the PN junction diode under reverse bias. avalanche breakdown क्या होता है? avalanche breakdown is a phenomenon that occur in a reverse bias. पहली बात तो ये किस में होता है? reverse bias में होता है. PN junction diode when reverse bias, reverse voltage applied across it becomes silently large, sufficiently large, मतलब काफी ज्यादा हम reverse bias voltage लगा देते हैं. अब डिप्लेशन रीजन अंडर हाई रिवर्स बायस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बिल्ट इन पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, वो वेरी हाई हो जाएगा. एनी माइनॉरिटी कैरियर दैट इंटर्स इन दिस रीजन आर एक्सेलरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू. अब उसमें अगर छोटा भी कोई माइनॉरिटी कैरियर जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा. ठीक है, उसका काफी हाई काइनेटिक एनर्जी उस पर लगेगा. दिस हाई एनर्जी कैरियर कैन कोलाइड विद द एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर लैटिस. अब वो जो माइनॉरिटी कैरियर है वो इतनी तेज उस पर चोट लगेगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल रहेगा, उस पर फोर्स इतना लगेगा तो उस पर काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा आ जाएगा, वो बहुत तेजी से मूव करेगा और वो हो सकता है कि दूसरे एटम से कोलाइड करे, दूसरे एटम से टकराए. अगर इफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द लैटिस एटम, द कोलिजन कैन डिसलॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब वो जो कोलिजन होगा, अगर वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो उस एटम का आयोनिक एनर्जी, मतलब जिससे वो एक आयन बन सकता, मतलब जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, उस एनर्जी से ज़्यादा हो. सपोज कि अगर हम आम को तोड़ना चाहते हैं तो हमने एक माला मारा, नीचे से एक पत्थर मारा, तो आम अपने टहनी से जो लगा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है कि उस एनर्जी से ज़्यादा लगेगा तभी वो टूटेगा. तो वो काइनेटिक एनर्जी अगर उस फोर्स से ज़्यादा है तो आम वहाँ से टूटेगा. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन पहले से बंधा हुआ, उस पर जाके एक मैग्नेटिक कैरियर ने हिट किया, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर ने हिट किया, तो उस पर वो जो एनर्जी से किया वो एनर्जी ग्रेटर देन वो एनर्जी था जिसपे वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा था उस एटम ने. तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, क्रिएटिंग ए न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर. अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो वहाँ पे एक होल निकल जाएगा, तो वो भी एक चार्ज कैरियर हो जाएगा. ठीक है, अब जो न्यूली जनरेटेड कैरियर्स आर आल्सो एक्सिलेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. वो जॉम्बी वाली बात हो जाएगी, जॉम्बी मूवीज जो जॉम्बीज वाली होती है कि उसमें एक जॉम्बीज बन गया, वो दूसरे को निकाला, फिर उस पर भी फील्ड लगा, वो भी पागल हो गया, उसको भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, फिर वो दूसरे एटम्स को हिट करने लगेगा. एंड दे कैन इन टर्न कॉज फर्दर इम्पैक्ट ऑन आयोनाइजेशन इवेंट. वो सेम आयोनाइजेशन इवेंट फिर करेगा, लीडिंग टू ए चेन रिएक्शन. और ये एवलांच इसीलिए बोलते हैं कि किसको एवलांच बोलते हैं. एवलांच का मतलब होता है कि बेसिकली बर्फ के बड़े टुकड़े को ऊपर पहाड़ से टूट के गिरने की प्रक्रिया को एवलांच बोलते हैं. तो इसलिए एवलांच बोलते हैं क्योंकि एवलांच जैसा लगता है कि एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने 4 को किया, 4 ने 8 को किया, ऐसे करके एक चेन बन जाता है. ठीक है, दिस रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैरियर रिजल्ट सडन. देखो इसमें एवलांच ब्रेकडाउन इज टिपिकली, तो अगर आप पढ़ोगे इसमें तो क्या है, दिस रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैरियर रिजल्ट्स इन अ सडन एंड ड्रामेटिक increase in the reverse current through the diode. Avalanche breakdown is typically observed in diodes and moderately doped P and N regions and occurs at relatively higher reverse bias. तो higher reverse bias voltage पे होता है. अभी आप देखोगे यहाँ से एक निकला इलेक्ट्रॉन, ये इधर गया, इसने यहाँ पे हिट किया, इसके हिट करने के बाद यहाँ से फिर ये यहाँ से एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन जो किसी और को हिट करेगा. ठीक है, तो यहाँ से ये इसको हिट करेगा. ठीक है, समझ गया. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला, अब इस पे करेगा तो ये जाके ये इलेक्ट्रॉन ये निकल के इसको हिट करेगा. ठीक है, इस तरीके से ये एक रिएक्शन बनता जाएगा कि यहाँ से इसने इसको डिस्टर्ब किया. ठीक है, इसको भी करेगा, ये इसको भी करेगा, ऐसे करके, इसलिए एवलांच बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है. जीनर ब्रेकडाउन क्या है? तो जीनर ब्रेकडाउन भी एवलांच ब्रेकडाउन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है. जीनर ब्रेकडाउन इज अनदर मैकेनिज्म दैट कैन लीड टू ए शार्प इंक्रीज इन रिवर्स करंट इन पीएन जंक्शन डायोड अंडर सफिशिएंट रिवर्स बायस. हाउएवर इट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस फ्रॉम एवलांच ब्रेकडाउन, से थोड़ा अलग है. एंड टिपिकली अकर्स एट लोअर बायस वोल्टेज, जितना एवलांच होता है उससे कम पे होता है. एंड हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन पे होता है. वो लाइटली पीएन जंक्शन पे होता था एवलांच, ये हेविली डोप पे होता है. एंड हैव ए वेरी नैरो डिप्लेशन रीजन and a consequently very strong electric field across it. In such a scenario, the strong electric field can directly exert a force on the valence electron in the p side, strong enough to pull them across narrow depletion region to the conduction band of the n side, or vice versa for holes.
तो बेसिकली जीनर डायोड ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो थोड़ा कम होता है ब्रेकडाउन avalanche के कंपेयर में. दिस प्रोसेस इज अ फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू द पोटेंशियल बैरियर टू द डिप्लेशन रीजन इवन दे डू नॉट हैव सफिशिएंट क्लासिकल एनर्जी. ठीक है, मतलब बोलने का क्या मतलब है कि जीनर ब्रेकडाउन में भी रिवर्स बायस में ही अगर हम बढ़ाते जा तो एक बार जीनर ब्रेकडाउन होगा और ऐसा होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में बहुत तेज करंट फ्लो हो जाएगी. ठीक है, अब ये जीनर ब्रेकडाउन का ही यूज हम करते हैं जीनर वोल्टेज रेगुलेटर में. ठीक है, द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज डिटरमाइंड द प्राइमरली बाय द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड एन रीजन which influence the width of the depletion region and the strength of the electric field. The breakdown characteristics of Zener region is also very steep. बहुत सीधा होता है Zener breakdown का characteristics, meaning a small increase in reverse voltage beyond the Zener voltage results से large increase in reverse current. मतलब थोड़ा भी अगर voltage आप बढ़ा रहे हैं तो Zener diode का कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है कि यहाँ से अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे भागता है एकदम. ठीक है, जहाँ पे वीनर ब्रेकडाउन होता है उसको वीजेड बोलते हैं और वो सारे आंसर में आपको वो सारे पैरामीटर्स लिखे गए जो उस पर जिससे वो विनर ये वोल्टेज या वो प्रोसेस डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो इसके बाद अब करंट थोड़ा सा भी बढ़ाओगे, करंट वोल्टेज थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ये करंट कैसे शार्प यहाँ बढ़ रहा है. ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, सॉरी, ठीक है. एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए जीनर डायोड व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ये इंपॉर्टेंट है. अ जीनर डायोड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इट इज टिपिकली कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेसिस्टेंस. इसको पैरेलल कनेक्ट करना है लोड रेसिस्टेंस के साथ. एंड ए करंट लिमिटिंग रेसिस्टर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन. इन द इनपुट वोल्टेज, if the input voltage increases or load resistance changes causing a change in the current, the Zener diode will automatically adjust its impedance to maintain a nearly constant voltage across itself and consequently across the load. When the input voltage rises, the current through the series resistor and the diode Zener diode increases. ठीक है, however in the breakdown region the voltage across Zener diode remains relatively constant over a wide range of reverse currents. The excess current flow through the Zener diode preventing a significant increase in the voltage. देखो जब मैं Zener diode का voltage regulator पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बहुत अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था. ठीक है, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है, ये आंसर उस हिसाब से दिया गया कि जिस आंसर से आपको लिखना है एग्जाम में वो समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वोल्टेज जीनर वोल्टेज रेगुलेटर का बेसिक वर्किंग कैसा है. ठीक है, तो इसमें अगर एक चीज आप इंपॉर्टेंट क्या है कि जब जीनर वोल्टेज रेगुलेटर एक वोल्टेज मेंटेन करके रखता है अक्रॉस द लोड. ठीक है, सिमिलरली इफ लोड रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, अगर लोड रेसिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो हमने डिक्रीज का एग्जांपल दिया, तो ये इंक्रीज अगर करता है तो ये क्या करेगा, लेस करंट लेगा. अगर लोड रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो लेस करंट लेगा. द करंट थ्रो जीनर डायोड डिक्रीजेस, वो करंट जीनर डायोड से अपने आप डिक्रीज करेगा बट द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स क्लोज टू द जीनर डायोड. वोल्टेज देखो अभी भी कांस्टेंट रहेगा. द सीरीज रेसिस्टर इंश्योर दैट करंट थ्रो द जीनर डायोड स्टेज विद इन इट्स ऑपरेटिंग लिमिट. thus the Zener diode effectively clamps the voltage across to the load to its Zener voltage. ठीक है, प्रोवाइड वोल्टेज रेगुलेशन. तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ही यही है कि आप जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट लोड कम हो या ज़्यादा हो, वोल्टेज उसके अक्रॉस फिक्स रहना चाहिए. ठीक है, स्केच एंड एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ ए वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड. तो मैंने अभी जीनर डायोड आपको बताया था. देखो ये एवलांच ब्रेकडाउन का इस तरीके से जाता है, जीनर डायोड का थोड़ा सा कम और थोड़ा ज़्यादा स्टीपर होता है. तो ये बेसिकली वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जीनर डायोड का, और एवलांच ब्रेकडाउन का भी इसमें एडिशनली डाल दिया है. ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि फॉरवर्ड बायस रीजन में क्या हो रहा है. इन द फॉरवर्ड बायस रीजन में जब यहाँ पे वी पॉजिटिव है, द जीनर डायोड बिहेव्स लाइक ए कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड शोइंग ए स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अराउंड 0.07 वोल्ट
for silicon significantly forward current the curve rise exponentially with increase forward voltage। अब देखो यहाँ पे forward voltage में ये सही है, ये 0.7 वोल्टेज लगभग है, उसके बाद करंट यहाँ एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट पे जहाँ से करंट बढ़ रहा है ये 0.7 वोल्ट से करंट बढ़ने लगा और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन अगर रिवर्स बायस की देखें तो स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज, इस टाइम पे अभी रिवर्स एकदम छोटा सा एक करंट फ्लो हो रहा है मिली एम्पियर में, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल रहा है। ठीक है, रिलेटिवली बहुत स्मॉल होता है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, जैसे ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज रीचेज और एक्सीड्स द जीनर वोल्टेज। ठीक है, जीनर वोल्टेज से बढ़ेगा तो क्या होगा, डायोड एंटर्स इन द ब्रेकडाउन रीजन। इन दिस रीजन a small increase in reverse voltage leads to a very large increase in reverse current। थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट काफी ज्यादा बढ़ेगा। the voltage across the zener diode remains nearly constant close to, अब देखो यही बात है कि यहाँ पे वोल्टेज लगभग यहाँ पे VZ यही रहेगा। अब देखो वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ देखो तो यहाँ VZ लगभग बराबर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर में। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट चेंज इन द करंट, अभी करंट चेंज हो रहा है लेकिन वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज रेगुलेटर भी यही करता है। लोड चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज सेम रखना है। द स्लोप ऑफ IV कर्व इन द रीजन इज वेरी स्टीप, काफी स्टीप है, इंडिकेटिंग ए लो डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक रेसिस्टेंस इसका मतलब है कि लो है। दिस स्टीप ब्रेकडाउन characteristics and the ability to maintain a constant voltage over a range of the currents are the key feature that makes Zener diode useful for voltage regulation। यही मैंने आपको बताया कि voltage regulation इसीलिए इससे हम अच्छे से कर सकते हैं, कर पाते हैं एक्चुअली। ठीक है, What factors determine the color of light emitting by LED? LED का जो कलर होता है वो डिफरेंट कलर के LED आते हैं। तो LED में क्या फैक्टर्स हैं जो कलर को कंट्रोल करते हैं। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर डिफरेंट कलर्स। सो द कलर लाइट इमिटेड, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, एक डायोड है, इज ए प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड इन एक्टिव रीजन। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो उस समय क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड होता है। वो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी वहाँ से निकलती है। चूंकि कंडक्शन वाले को तो ज़्यादा एनर्जी है, उसको फिर से चाहिए कि नहीं गांव में आना है, तो क्या करेगा, अपनी ज़मीन बेचेगा, मतलब उसका पैसा आएगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन होगा इक्वल्स टू एनर्जी बैंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। ये एक फॉर्मूला आता है, E=HF, F को फ्रीक्वेंसी को C/λ भी लिखते हैं, तो E=hc λ, where E is energy, H is Planck's constant, F is frequency, C is the speed of light and lambda is the wavelength। A large band gap correspond to the higher energy photon, thus shorter wavelength blur light। तो जितना ज़्यादा बैंड गैप रहेगा, बैंड गैप ज़्यादा रहेगा मतलब एनर्जी, अगर जो हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, बैंड गैप कम होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द बैंड गैप उसका क्या है, उसके हिसाब से अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जो लाइट निकलेगी वो हायर एनर्जी की लाइट निकलेगी। अगर शॉर्टर वेव छोटा होगा तो ब्लर होगा, थोड़ा सा कम लाइट होगा। व्हेन ए स्मॉलर बैंड गैप कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ लोअर एनर्जी फोटोन एंड लॉन्गर वेवलेंथ, तो रेडर लाइट, तो ज़्यादा रेड कलर की लाइट वहाँ निकलेगी। कब, जब स्मॉलर बैंड गैप कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए लोअर एनर्जी फोटोन, अगर लोअर एनर्जी फोटोन होगा तो रेडर मतलब थोड़ी लालिमा टाइप की लाइट निकलेगी। डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स विद वेरिंग बैंड गैप्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर ऑफ एलईडी। सम एग्जांपल इंक्लूड, तो एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसमें क्या है कि एनर्जी बैंड गैप जैसा होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उसके हिसाब से ही वो लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग का दिया कि रेड और इंफ्रारेड कब होगा, तो ये गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड, ये सब आपको रेड एंड इंफ्रारेड। ऑरेंज एंड येलो के लिए हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड। ग्रीन अगर एलईडी चाहिए तो हम ये सारे यूज करेंगे, गैलियम फॉस्फाइड एटसेट्रा। ब्लू एंड वायलेट के लिए हम ये सारे यूज करेंगे। ये सब एग्जांपल है कि ये सब अगर आप यूज करोगे तो उस तरीके की लाइट होगी। और अगेन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एनर्जी बैंड गैप है। वाइट के लिए ऑफन अचीव्ड बाय यूजिंग ए ब्लू एलईडी कोटेड विद ए येलो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब सम ब्लू लाइट। अब वो ब्लू और येलो को
करके भी इसको व्हाइट बना देते हैं, रिजल्टिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स लाइक व्हाइट। और बाई कंबाइनिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अगर ये सबको भी कंबाइन करके व्हाइट एलईडी बनाते हैं। मतलब व्हाइट एलईडी कोई लाइट नहीं निकलता है, लाइट बस यही सब निकलता है, ठीक है। ओके, एग्जाम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू इंसिडेंट लाइट। फोटो डायोड क्या आता है, उस पर लाइट पड़ती है तो उससे उस पर करंट का फ्लो होता है। द फोटो डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन टू डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। जो लाइट आएगा उसको इलेक्ट्रिक करंट में बदलेगा। इट टिपिकली ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस व्हेन फोटोन्स ऑफ लाइट सफिशिएंट एनर्जी, वो उस पर गिरता है, किस पे, स्ट्राइक द डिप्लेशन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन पे अगर वो लाइट जाके गिरता है तो क्या होता है, दे एब्जॉर्ब एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है। दिस फोटो जनरेटेड, इसको बोलते हैं फोटो जनरेटेड कैरियर्स, फोटो जनरेटेड कैरियर्स इनको बोलते हैं। आर इन एडिशन टू थर्मल जनरेटेड मैग्नेटिक कैरियर, थर्मल जनरेटर पहले से ही होता है, फोटो जनरेटेड अभी हो जाएगा, तो ये सब मिला के एक रिवर्स सेचुरेशन करंट को बोलेंगे। इस केस में उसको डार्क करंट बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट को इस केस में डार्क बोलते हैं। लाइट डाला डायोड पे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना, पहले से इलेक्ट्रॉन था, होल पेयर था, दोनों रिकम्बाइन हुआ तो डार्क करंट को फ्लो किया। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन डिप्लेशन रीजन, आपको पता है डिप्लेशन रीजन में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ड्यू टू रिवर्स बायस तो ये sweeps these pre photon generated electrons towards the n side and photo generated holes को p side, वो holes को p side में करता है, electrons को p side से n side की तरफ ले जाता है। This movement of charge carrier constitutes a current flow in the external circuit and the magnitude of photo current is directly proportional to the intensity of light। जितना लाइट होगा उतना ही उसी पे डिपेंड करेगा वो करंट भी। and efficiency of the photo generation and collection processes, ठीक है। मतलब फोटो जनरेशन, कलेक्शन प्रोसेस और इंटेंसिटी लाइट, ये सब वो जो डिपेंड करेगा, जो करंट होगा वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। Thus photodiode acts as a light control current source. When light intensity increases, the number of photo generated carrier increases, ठीक है। लाइट बढ़ेगा तो कैरियर बढ़ेगा, कैरियर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो सोलर सेल और फोटो डायोड को ज़्यादा हम सेंसर में फोटो डायोड को यूज करते हैं, सोलर सेल को हम ज़्यादा करंट यूटिलिटी में यूज करते हैं। अ सोलर सेल आल्सो नोन एज अ फोटोवोल्टाइक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। तो एक इफेक्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इट इज एसेंशियली स्पेशली डिजाइन टू पीएन जंक्शन डायोड when photons from sunlight strike the solar cell with energy greater than the band gap of the semiconductor material, silicon typically रहता है, they are absorbed। अब वो सिलिकॉन का मटेरियल है, उसका जो बैंड गैप है उससे ज़्यादा की एनर्जी फोटोन सनलाइट की एनर्जी उस पर गिरनी चाहिए, क्रिएटिंग अगेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे भी जनरेट होगा विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, पार्टिकुलरली इन द डिप्लेशन रीजन एंड द रीजन्स क्लोज टू इट। डिप्लेशन रीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हो जाएंगे। एक्ट्स टू सेपरेट द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है बिल्ट इन पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट्स एट द पीएन जंक्शन इवन विदाउट एन एक्सटर्नल बायस, वो बिल्ट इन पोटेंशियल तो है ही। एक्ट्स टू सेपरेट दिस फोटो जनरेटेड चार्ज कैरियर, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर स्विफ्ट टुवर्ड्स द एन टाइप रीजन एंड होल्स स्वेप्ट टू पी टाइप रीजन। तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को वो एन टाइप की तरफ ले जाता है, होल्स को पी टाइप की तरफ ले जाता है। दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है अक्रॉस द पीएन जंक्शन। इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोलर सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव्स अ करंट। अब ये एक पोटेंशियल डिफरेंस बन के रेडी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना तो होल चला गया पी साइड, इलेक्ट्रॉन चला गया सारे एन साइड, तो एक पोटेंशियल बना, वो पोटेंशियल बन गया एक्चुअली उस पर। अब वहाँ पे अगर हम कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा देंगे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, उसी करंट से हम पावर, उसी में लाइट जला के हम पावर जनरेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज करंट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसिडेंट लाइट, द एरिया ऑफ सोलर सेल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड द पीएन जंक्शन। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो वोल्टेज और करंट की जो मात्रा होती है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा हमने फास्ट कवर किया, हमने सारे क्वेश्चंस आपको, ये सारे
क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं वो सब बेहतरीन तरीके से हमारे ट्यूटोरियल में भी एक्सप्लेन है, यहाँ भी मैंने उनको फिर से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ एक दूसरे तरीके से, यहाँ एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया है ताकि ये आपको इतना टफ नहीं लगे। आपको मेमोराइज करने की ज़्यादा ज़रूरी है, आप याद करो, समझा आपका हुआ है, समझो भी और प्लस याद भी करो। तो मैंने जैसा बताया कि दो तरीके के बच्चे हैं, एक जिन्होंने बहुत अच्छे से सारी तैयारी कर ली, उनके लिए अब टाइम है कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप याद करो और डिलीवर करके आ जाओ, लिख के आ जाओ। और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए भी है ब्रह्मास्त्र की, अब आप ये सारी चीज़ें याद कर लो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली याद करना है और लिख के आना है, बात खत्म। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपका एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। ये हमने एंड टाइम पे ये एक हथियार आपको बना के दिया है कि अगर आपके पास सारे हथियार अब बंद हो चुके हैं, अब टाइम नहीं है, तो इसीलिए क्विक आप इसको पढ़ो। ये एक जो 10 या अराउंड, मुझे लगता है कि पहले मॉड्यूल में हमने काफ़ी लेक्चर्स लिए थे, उन सब का एक समरी करके हमने एक लेक्चर बनाया। थोड़ा फास्ट है, इसको हम लेके याद करेंगे और फिर हम एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो ये आज पहला लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑब्वियसली माता पिता का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।